नमस्कार। आज के इस विस्तृत विश्लेषण में एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो सीधे तौर पर हमारी अर्थव्यवस्था की बुनियाद से जुड़ा है। एक ट्रेड एक्सपर्ट के नज़रिए से आज हम ये परखने वाले हैं कि कैसे बढ़ती वैश्विक अस्थिरता भारत के घरेलू केमिकल मैन्युफैक्चरिंग के लिए सीधा और बहुत ही गंभीर खतरा पैदा कर रही है। ये सिर्फ चंद फैक्ट्रियों के मुनाफे या नुकसान का मामला नहीं है, बल्कि देश की पूरी सप्लाई चेन की मजबूती का सवाल है। आज के इस स्ट्रक्चर्ड जोखिम आकलन में मुख्य रूप से 5 अहम पड़ाव हैं। $50 बिलियन का झटका, संवेदनशील इंटरमीडिएट पेट्रोकेमिकल्स की स्थिति, डाउनस्ट्रीम सेक्टर पर इसका असर, टैरिफ की नीतियां क्यों नाकाफी हैं और अंत में कच्चे माल की बुनियादी कमी। तो चलिए बिना देर किए इस ऑडिट की गहराई में उतरते हैं। शुरुआत करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, $50 बिलियन का झटका। आखिर इस पूरे संकट को ट्रिगर किसने किया और इसका प्रभाव कितना व्यापक है? $50 बिलियन, ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग यानी DPIIT ने पेट्रोकेमिकल आइटम्स के आयात की जो सालाना वैल्यू बताई है वो यही है। इतनी बड़ी रकम का आयात इस बात का एकदम स्पष्ट संकेत है कि देश की उत्पादन क्षमता बाहरी सप्लाई पर किस खतरनाक स्तर तक निर्भर है और इसीलिए इसके तत्काल स्वदेशीकरण की मांग अब तेज हो गई है। अब सवाल उठता है कि ये निर्भरता अचानक से इतने बड़े संकट में क्यों बदल गई। देखिए, शुरुआत में हमारे पास पुराना और सस्ता इन्वेंट्री स्टॉक मौजूद था, इसलिए झटके का तुरंत पता नहीं चला। लेकिन अब पश्चिम एशिया में जो लगातार संकट चल रहा है और हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के बंद होने की वजह से वो सस्ता स्टॉक बहुत ही तेजी से खत्म हो रहा है। अगर यह अस्थिरता लंबी खिंचती है तो पूरी भारतीय इंडस्ट्री का सप्लाई चेन चरमरा सकता है। यहीं से बात पहुंचती है दूसरे सेक्शन पर, संवेदनशील इंटरमीडिएट पेट्रोकेमिकल्स। अब जरा सप्लाई चेन के बीच वाले हिस्से की उन खास कमजोरियों को करीब से देखते हैं जो इस पूरी कड़ी में सबसे नाजुक हैं। सरकार ने ऐसे 200 से भी ज्यादा बहुत ही क्रिटिकल पेट्रोकेमिकल आइटम्स की पहचान की है। ये वो आइटम्स हैं जिनके लिए हम लगभग पूरी तरह से इंपोर्ट यानी आयात पर ही निर्भर हैं, और इन्हीं 200 आइटम्स की सप्लाई रुकने का एक बहुत बड़ा और वास्तविक खतरा इस वक्त मंडरा रहा है। जरा इन रणनीतिक श्रेणियों पर गौर करें। फॉस्फोरिक एसिड, पॉलीप्रोपाइलीन, पॉलीकार्बोनेट्स, सस्पेंशन ग्रेड PVC और रेजिन। इनमें से हर एक आइटम का आयात मूल्य $500 मिलियन से भी ज्यादा है। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इतनी भारी मांग होने के बावजूद देश के अंदर इन्हें बनाने की क्षमता लगभग शून्य है। यानी अगर किसी भी कारण से बाहर से सप्लाई रुकती है तो देश में इनका उत्पादन करने का कोई ठोस विकल्प मौजूद ही नहीं है। तो इसका आखिरी परिणाम क्या होगा? यही हमारा तीसरा सेक्शन है, डाउनस्ट्रीम सेक्टर पर असर। जब इन बुनियादी केमिकल्स की कमी होती है तो ये कैसे उपभोक्ता और औद्योगिक क्षेत्रों तक पहुंचकर एक बड़ा डोमिनोज इफेक्ट पैदा करती है। इन इंटरमीडिएट केमिकल्स और उनके डाउनस्ट्रीम उपयोग के कनेक्शन को समझना बहुत जरूरी है। ये जो केमिकल सुनने में थोड़े अमूर्त और टेक्निकल लगते हैं ना, जैसे PVC या पॉलीकार्बोनेट्स, ये दरअसल हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं। PVC और रेजिन का सीधा असर होता है पैकेजिंग और निर्माण कार्यों पर। कार्बन ब्लैक और इंजीनियरिंग प्लास्टिक नहीं होंगे तो ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में गाड़ियों के टायर और इंटीरियर कैसे बनेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात, फॉस्फोरिक एसिड और एनहाइड्रस अमोनिया के बनाए यूरिया का उत्पादन नहीं हो सकता, जिसका सीधा और भयानक असर हमारे कृषि क्षेत्र पर पड़ेगा। यानी ये सिर्फ केमिकल कंपनियों की सिरदर्दी नहीं है, इसका असर खेती से लेकर रियल एस्टेट तक हर जगह महसूस किया जाएगा। चलिए अब एक ट्रेड एक्सपर्ट के नजरिए से चौथे सेक्शन की ओर बढ़ते हैं। केवल टैरिफ क्यों नाकाफी हैं? क्या आयात पर टैक्स बढ़ा देना या आयात प्रतिस्थापन नीतियां लागू कर देना इस संकट का कारगर समाधान है? पूर्व व्यापार अधिकारी और GTRI के संस्थापक अजय श्रीवास्तव का यह कथन स्थिति की वास्तविकता को बिल्कुल आईने की तरह साफ कर देता है। उनका स्पष्ट कहना है कि $56 बिलियन के इस विशाल पेट्रोकेमिकल आयात के सामने हमारी निर्यात क्षमता बहुत ही सीमित है। आयात निर्भरता और निर्यात क्षमता के बीच इतना बड़ा अंतर है कि एक ही नीति हर जगह लागू करने वाला नजरिया यहां बिल्कुल काम नहीं आने वाला। असली समस्या ये है कि सिर्फ बुनियादी टैरिफ बढ़ा देने या PLI स्कीम ले आने से रातों रात देश में फैक्ट्रियां खड़ी नहीं हो सकती हैं। इसके पीछे 4 बड़ी संरचनात्मक बाधाएं हैं। पहला, हमारी मौजूदा घरेलू क्षमता में बहुत भारी असमानता है। दूसरा, अलग अलग प्रोडक्ट लाइंस में प्रोडक्शन के स्केल का बहुत बड़ा अंतर है। तीसरा, इनमें से कई केमिकल्स को बनाने के लिए अत्यधिक उच्च तकनीक की आवश्यकता होती है। और चौथा, हमारी सप्लाई चेन की निर्भरता इतनी गहरी और पुरानी है कि उसे अचानक से स्थानीय स्तर पर शिफ्ट करना मुमकिन ही नहीं है। और यही बात हमें हमारे आखिरी और सबसे अहम सेक्शन तक ले आती है,
कच्चे माल की बुनियादी कमी। इस पूरे क्राइसिस की, इस पूरी समस्या की असली जड़ आखिर है कहाँ? केमिकल सेक्टर के विशेषज्ञ अजय जोशी की ये बात एकदम सटीक बैठती है और समस्या की जड़ को पकड़ती है। जब आपका कच्चा माल यानी फीडस्टॉक ही इंपोर्टेड हो और वैश्विक झटकों के प्रति संवेदनशील हो, तो आप मैन्युफैक्चरिंग को स्वदेशी कैसे बना सकते हैं? नीति निर्माताओं का इरादा भले ही कितना भी नेक और मजबूत क्यों ना हो, जब बुनियादी बाहर से उधार ली गई हो तो आत्मनिर्भरता हासिल करना लगभग असंभव हो जाता है। 85%, ये वो आंकड़ा है जो खतरे की असली घंटी बजाता है। इन पेट्रोकेमिकल डेरिवेटिव्स को बनाने के लिए जो क्रूड ऑयल यानी कच्चा तेल चाहिए होता है, उसका 85% से ज्यादा हिस्सा हम बाहर से मंगवाते हैं। ये एक ऐसी बुनियादी कमजोरी है जो हमारी पूरी मैन्युफैक्चरिंग चेन को किसी भी अंतर्राष्ट्रीय भू राजनीतिक उथल-पुथल के सामने पूरी तरह से असुरक्षित और बेबस छोड़ देती है। तो फिर इसका समाधान क्या है? एक्सपर्ट्स मानते हैं कि एक बहुत बड़े रणनीतिक बदलाव की जरूरत है। हमें इंपोर्टेड कच्चे तेल पर अपनी निर्भरता कम करके एक फीडस्टॉक फर्स्ट यानी कच्चा माल प्रथम नीति की ओर बढ़ना होगा। भारत के पास कोयले का एक बहुत ही विशाल और शानदार भंडार है। अगर हम घरेलू कोयला गैसीकरण यानी कोल गैसिफिकेशन की तकनीक का सही इस्तेमाल करके रसायनों का निर्माण करें, तो ये हमारी वर्तमान कमजोरी का सबसे मजबूत और टिकाऊ विकल्प साबित हो सकता है। और यहीं पर आज का ये विश्लेषण एक बहुत ही क्रिटिकल सवाल पे आके रुकता है। क्या सच में अपने घरेलू कोयला भंडारों का सही उपयोग और एक फीडस्टॉक फर्स्ट नीति ही भारतीय केमिकल मैन्युफैक्चरिंग को इन वैश्विक झटकों से बचाने की इकलौती चाबी है? ये $50 बिलियन का सवाल सिर्फ केमिकल उद्योग का नहीं है, बल्कि देश की भविष्य की ऊर्जा और आर्थिक सुरक्षा का सबसे बड़ा सवाल है। इस विस्तृत चर्चा में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।